हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, हम लोग जर्नल चैप्टर कर रहे थे और आज के लेक्चर में मुझे आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज डिस्कस करनी है। उसके बाद फिर हम लोग अपने स्टडी मटेरियल के जो भी एक दो क्वेश्चन बच गए वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट से सारे बच्चों आप अपनी हेडिंग डालिएगा आज की इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसमें फर्स्ट नंबर में लिखना, फर्स्ट नंबर पे ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो पहले तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट देखो बच्चों, एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो अलाउ किया जाता है यूजुअली इन केस ऑफ या यूजुअली फॉर परचेज इन बल्क क्वांटिटी। तो ट्रेड डिस्काउंट मतलब वो डिस्काउंट होता है जो जनरली सेलर अलाउ करता है बायर को जब बायर बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करता है। तो कभी आप अगर जाओ दुकान में, होता होगा आपके साथ या कभी आपके साथ हुआ होगा, मतलब कि आपने बहुत बल्क में कुछ खरीदा। जैसे आपके स्कूल में आपके बर्थडेज होते थे तो आपके स्कूल में प्रथा चलती होगी कि आप अपने दोस्तों में, स्कूल में, अपने क्लास के बच्चों में चॉकलेट्स बांटो या कुछ इस तरह की छोटी मोटी चीजें बांटो। तो उसके लिए आप दुकान जाते होगे और दुकान में बल्क में चॉकलेट्स जो भी बांटने वाले वो खरीदते होगे। तो उस केस में आपका जो दुकानदार है वो आपको कुछ डिस्काउंट देता है। तो ट्रेड डिस्काउंट वही होता है जो दिया जाता है जब आप कुछ बल्क क्वांटिटी में परचेज करते हो। ठीक है, तो बल्क क्वांटिटी के परचेज के टाइम पे जो हमको डिस्काउंट मिलता है खरीदारी के टाइम पे, खरीदते टाइम पे, उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। वहीं अगर मैं कैश डिस्काउंट की बात करूं बच्चों, तो कैश डिस्काउंट क्या होता है? इट इज अलाउड टू एनकरेज टाइमली और अर्ली पेमेंट। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट एक अलग तरह का डिस्काउंट है वो भी डिस्काउंट, बट वो किसी और रीजन से दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई सामान बेचा उधारी पे किसी को और मैंने उसको 1 महीने का टाइम दिया कि भाई 1 महीने बाद मेरा पैसा पे कर देना। मैंने उसे बोला अगर आप 1 महीने से पहले जल्दी मुझे पे कर देते हो तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा 2% का, 3% का या कुछ डिस्काउंट दूंगा। तो ऐसे डिस्काउंट को हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट तब बायर सेलर को तब देता है जब, सॉरी, सेलर बायर को तब देता है जब बायर टाइमली पेमेंट कर देता है या जल्दी पेमेंट कर देता है, तो उसको एंकरेज करने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, तो मुद्दे की बात यह हो गई कि ट्रेड डिस्काउंट बल्क क्वांटिटी के परचेज के लिए दिया जाता है, जबकि कैश डिस्काउंट टाइमली या फिर अर्ली पेमेंट के लिए दिया जाता है। टाइमली या फिर अर्ली पेमेंट की एनकरेजमेंट देने के लिए कि भाई हम सामने वाली पार्टी को लालच दे कि भाई अगर तुम टाइम से पे कर दोगे तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अब दोनों डिस्काउंट अलग अलग बताने का क्या मकसद है? दोनों की अकाउंटिंग अलग तरह से होती है। तो मजे की बात यह है, ट्रेड डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं, इसमें नो सेपरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसकी कोई भी सेपरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होती। यानी ट्रेड डिस्काउंट की कभी अलग से जर्नल एंट्री नहीं पास की जाती। नो सेपरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, तो कैसे इसको डील किया जाता है ट्रेड डिस्काउंट को अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, बट अभी याद रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट की कोई अलग एंट्री नहीं होती, कोई सेपरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होती, लेकिन कैश डिस्काउंट की सेपरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। सेपरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो यानी दूसरे शब्दों में ट्रेड डिस्काउंट के लिए नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड,
जबकि यहां पे आप कह सकते हो कि जर्नल एंट्री इज पास्ट। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल बनाऊंगा बच्चों, उस एग्जाम्पल से आपको दोनों की ट्रीटमेंट, दोनों को हम कैसे डील करते हैं वो आपको समझ आ जाएगा। तो इसी में आप मेरे साथ साथ कंटिन्यूएशन में लिख सकते हो एक एग्जाम्पल, स्पेशली वो बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में, उनके लिए तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, एक्स ने वाई को गुड्स बेचे, लिस्ट प्राइस है 10,000 रुपीज, ट्रेड डिस्काउंट है 15%, कैश डिस्काउंट है 2%। कैश डिस्काउंट है 2%। कैश डिस्काउंट तभी अलाउ किया जाएगा, विल बी अलाउड इफ पेमेंट इज मेड बिफोर ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर देता है वाई, तो उस केस में ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, ये मतलब एग्रीमेंट है, मैंने आपको बता दिया। वाई मेक्स 20% पेमेंट बिफोर ड्यू डेट, तो 20% अमाउंट जो था वो उसने बिफोर ड्यू डेट पे कर दिया। पास जर्नल एंट्रीज in the books of X and Y up to the payment of 20% अमाउंट। तो जो 20% अमाउंट पे करा उस पेमेंट तक की आपको जर्नल एंट्री पास करनी है एक्स और वाई के बुक्स में। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आपका एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो बच्चों इसका सोल्यूशन करते हैं, इसका सोल्यूशन बनाते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो आपको देखो, सबसे पहले मैंने क्या दिया, मैंने आपको दिया लिस्ट प्राइस। मैंने आपको बताया लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस का मतलब अपने समझने के लिए आप समझ लो, मतलब एमआरपी। ठीक है, तो मतलब मैंने जो भी खरीदा उसकी एक एमआरपी प्रिंटेड होगी, उसमें लिस्टेड होगी कि भाई ये इतनी प्राइस का है, तो उसी को मैंने बोल दिया लिस्ट प्राइस। तो अब जब ये एंट्री रिकॉर्ड होगी, कैसे रिकॉर्ड होगी एक्स और वाई के बीच में, तो पहले तो एक बात समझो, जब एक्स ने सेल करी वाई को, तो एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स के लिए तो ये सेल्स है, लेकिन वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, परचेज है। पहले आपको ये बात क्लियर है कि एक्स के लिए तो ये सेल है, वाई के लिए ये परचेज है, राइट। अब सवाल उठा, ये सेल या परचेज किस अमाउंट पे रिकॉर्ड होगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सेल या परचेज। तो अब यहीं पे सारी कॉन्सेप्चुअल बात आ जाती है कि कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट अलग अलग से हम सीख रहे हैं, अलग अलग इसकी हम ट्रीटमेंट देख रहे हैं, वही अब आपको डिफरेंस यहां पे नजर आएगा कॉन्सेप्चुअली। ठीक है जी, तो देखो इसकी कैलकुलेशन बहुत ही साधारण होती है, बहुत ही सिंपल होती है। सबसे पहले आप लेते हो लिस्ट प्राइस। तो मैंने आपको लिस्ट प्राइस बताई 10,000 रुपीज। अब मैंने आपको बोला ट्रेड डिस्काउंट को की कोई अलग से एंट्री नहीं पास होती, यानी ट्रेड डिस्काउंट वाले पोर्शन के लिए आपको कोई अलग जर्नल एंट्री करके नहीं दिखानी। तो इसका करना क्या होता है, जो गिवन लिस्ट प्राइस है इसमें से ही हम लोग ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं। तो मैंने आपको 15% का डिस्काउंट बोला, तो 15% का ट्रेड डिस्काउंट इसी में से माइनस हो जाता है, तो यह आ जाएगा 1500।
तो आपकी फाइनल फिगर बच गई 8500। तो अल्टीमेटली जो सेल या परचेज की एंट्री होगी जिसकी भी किताब में, भाई एक्स की किताब में सेल की एंट्री हो रही है, वाई की किताब में परचेज की एंट्री हो रही है, तो किस अमाउंट पे होगी सर? वो 8500 रुपीज पे होगी। तो दोनों के लिए सेम कैलकुलेशन है, चाहे आप सेल के लिए निकाल रहे हो चाहे परचेज के लिए निकाल रहे हो। हम लोग डायरेक्टली सेल या परचेज की जो फिगर लेते हैं वो नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट ले लेते हैं, और इसीलिए आपको ट्रेड डिस्काउंट की कोई अलग जर्नल एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहले ये पॉइंट क्लियर हो गया, आई होप सो। ठीक है, चलो ट्रेड डिस्काउंट वाली बात तो हमें समझ आ गई, ट्रेड डिस्काउंट वाली बात हमें क्लियर हो गई। तो जनरल एंट्रीज तो देखो मैं दोनों की किताब में करके दिखा दूंगा और सिंपल है, सारी बात है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की। अब मैं आपसे थोड़ी सी कैश डिस्काउंट के बारे में बात करना चाहता हूं। तो मैंने बोला था भाई कैश डिस्काउंट रहेगा 2%, लेकिन कब अलाउ करा जाएगा? अगर पेमेंट जो है वो बिफोर ड्यू डेट कर दी जाए, ड्यू डेट से अगर पहले पेमेंट हो गई तो ही 2% का कैश डिस्काउंट दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। फिर मैंने बताया वाई ने 20% जो अमाउंट है, जो टोटल उसको पे करना था, उसका 20% अमाउंट जो है वो बिफोर ड्यू डेट किया। यानी क्या आप पूरे के पूरे अमाउंट पे कैश डिस्काउंट दोगे? द आंसर इज नो। आप सिर्फ उसी अमाउंट पे कैश डिस्काउंट दोगे जो बिफोर ड्यू डेट पे कर दिया गया, यानी 20% ही जो पैसा है वो बिफोर ड्यू डेट पे किया गया, तो आप उसी पे ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करोगे। तो देखो मैं कैसे अब इसकी कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। तो मैंने बोला भाई देखो 8500 रुपीज की फिगर थी, एक्स के नजरिए से उसे वाई से 8500 रुपीज लेने थे, वाई के नजरिए से उसको एक्स को 8500 रुपीज पे करने थे। तो अब मैं इसकी दो बाइफर्केशन बना लेता हूं, इसको मैं दो टुकड़ों में बांट देता हूं, एक 20%, एक रिमेनिंग 80%। जरा फटाफट से कैलसी पे इसका बांट देंगे 20% और 80%। तो ये आ जाएगा बच्चों, ये आ रहा है 1700 और ये आ जाएगा 6800। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 1700 वाला अमाउंट है, ये वाला अमाउंट तो बिफोर ड्यू डेट पे कर दिया गया, बिफोर ड्यू डेट। तो इसका मतलब बच्चों मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो ट्रेड डिस्काउंट की बात हो रही है, कैश डिस्काउंट की बात हो रही है, कैश डिस्काउंट सिर्फ इसी अमाउंट पे दिया जाएगा। ठीक है, इधर कैश डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, नो कैश डिस्काउंट, क्योंकि ये अमाउंट तो ड्यू डेट से पहले नहीं पे हुआ। तो आप सिर्फ जो अमाउंट ड्यू डेट से पहले हुआ उसी पे कैश डिस्काउंट अलाउ करोगे। तो फटाफट से अगर मैं इसमें से अब कैश डिस्काउंट भी माइनस कर दूं तो कितना आएगा कैश डिस्काउंट? तो मैंने 2% बोला था, तो 2% ऑफ 1700, तो आई थिंक सो ये आ जाएगा 34। तो कितना अमाउंट बच गया? अब कितना अमाउंट बच गया? ये बच गया 1666, शायद 1666। ठीक है, तो इसका मतलब ये 1666 क्या अमाउंट है? ये है फाइनल अमाउंट पेड बाय वाई। इसका मतलब कहानी समझना, वैसे तो जब वो ड्यू डेट से पहले, कहानी की तरह सोचना, वैसे तो जब ड्यू डेट से पहले वाई एक्स को पेमेंट करने आया तो वो कह रहा था मैं 20% पे करूंगा। तो 20% अगर मैंने देखा तो मैंने बोला कि भाई तेरे को देने तो 1700 रुपए, वाई को देने तो 1700 रुपए थे, लेकिन ये 1700 लेने से पहले एक्स ने उसको एक्स्ट्रा 34 रुपए का और कैश डिस्काउंट दे दिया। तो अल्टीमेटली 1700 में से 34 रुपए जब कम हो गए तो वाई ने कितने पेमेंट करी होगी, कितना अमाउंट एक्चुअली पे करा होगा? 1666। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये कैलकुलेशन क्लियर हो गई, चाहे सेल हो चाहे परचेज हो, कैलकुलेशन ऐसी चलेगी। हाँ, जर्नल एंट्री अकॉर्डिंगली अलग अलग चलेगी। तो जर्नल एंट्री में करके दिखा देता हूं अगर ये समझ आ गया तो सबसे पहले एक्स की बात करते हैं। इन द बुक्स ऑफ एक्स, इन द बुक्स ऑफ एक्स, यही काम करते हैं ना, आपकी और अच्छी क्लैरिटी के लिए मैं क्यों ना साइड बाय साइड ही करके दिखाऊं एंट्री। तो करके देखना, मेरे ख्याल से आपकी और भी बढ़िया वाली क्लैरिटी आ जाएगी चीजों की, अगर हम साइड बाय साइड ही एंट्री करके देखें एक्स और वाई की। ठीक है, एक्स और वाई की मैं साइड बाय साइड एंट्री करके देखूंगा। तो एक काम करता हूं, एक्स को यहां लिख देता हूं, तो इसको हम कॉलमनर फॉर्म में कर लेते हैं। यहां एक्स की बुक में करके देखते हैं,
यहां वाई की बुक्स में करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला एक्स के लिए सेल हुई थी, वाई के लिए परचेज हुई थी। तो एक्स अपनी किताबों में क्या एंट्री करेगा, वो बोलेगा वाई मेरा डेटर बन गया, तो वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट क्या आएगा सर, ये देखो ये रहा अमाउंट, हमने सेल या परचेज का अमाउंट ऑलरेडी निकाल लिया था 8500, तो यहां पे आ जाएगा 8500। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रेड डिस्काउंट इसमें से कम हो गया, तो आपको अलग से ट्रेड डिस्काउंट की कोई अलग एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। फिर वाई क्या एंट्री करेगा, वाई की नजरिए से ये परचेज था, तो बोलेगा परचेज अकाउंट डेबिट, और वो बोलेगा एक्स मेरा एक क्रेडिटर बन गया, तो एक्स अकाउंट। अमाउंट क्या होगा, वाई के लिए भी अमाउंट तो 8500 ही होगा। ठीक है जी, यस। चलो फिर सेकंड ट्रांजैक्शन हम करेंगे 20% पेमेंट की। अब यही आपको ध्यान से करनी है, 20% पेमेंट की हम लोग अलग एंट्री करेंगे। तो अब एक्स की नजरियों से देखना, वो बोलेगा देखो मेरे पास पैसा आ गया, तो भाई क्या तो कैश में आया होगा या बैंक में पैसा आया होगा, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। किससे पैसा आया, वाई से आया, तो वाई डेटर था उसका, वो कम हो गया, तो टू वाइज अकाउंट। अब ध्यान से वो बोलेगा देखो कैश या बैंक में कितना पैसा आया, 1666, तो उसके कैश में या बैंक में 1666 आया, लेकिन किस अमाउंट के बदले अमाउंट आया, वो बोल रहा है कि भाई एक्स से जो मुझे 1700 रुपए मिलने थे इसके बदले 1666 आया, तो सॉरी वाई से जो 1700 रुपए मिलने थे उसके बदले 1666 आया, तो वो तो अपनी किताबों में वाई को पूरे 1700 से कम कर देगा, क्योंकि 1700 रुपए का हिसाब खत्म हो रहा है। ठीक है, और ये जो डिस्काउंट था कैश डिस्काउंट 34 रुपए का, एक्स के लिए ये क्या है, ये वो डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, दे रहा है, तो उसके लिए एक खर्चा है, तो वो अपने पास इसको दिखा देगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कि ये मेरा खर्चा हो गया भाई 34 रुपए का। तो इस प्रकार से एक्स अपनी किताब में इसकी एंट्री रिकॉर्ड करेगा। वहीं अब वाई क्या कारनामा करेगा, वाई बोलेगा यार मेरा एक्स नाम का जो क्रेडिटर है वो खत्म, मेरी लाइबिलिटी खत्म। कितनी अमाउंट की लाइबिलिटी खत्म, 1700 की। कितने रुपए का हिसाब क्लियर हो रहा है, 1700 रुपए का। लेकिन कैसे क्लियर हो रहा है, वो कहेगा देखो यार मैंने जो पेमेंट करी, कैश से करी चाहे बैंक से करी, जैसे भी करी, वो तो मैंने 1667 की करी, 1666 की करी, और रिमेनिंग 34 रुपीज क्या हो गया, वाई बोलेगा ये मेरे को डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, तो ये मेरे लिए एक इनकम हो गई, फायदा हो गया, तो वो लिखेगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों जो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट होता है या डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट होता है, मेरे को यह समझ आ गया ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कैश डिस्काउंट। तो ये बात अब फ्यूचर में हमेशा याद रखना, जब भी डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव की बात आएगी तो इसका मतलब होता है वो कैश डिस्काउंट की बात है। डिस्काउंट अलाउड है तो कैश डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट रिसीव्ड है तो कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ है, मिला है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से अकाउंटिंग चलती है कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट की। ठीक है, तो सबसे बड़ा पॉइंट मतलब कह सकते हो कि यही डिस्कस करने वाला था, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं पहले ये आपको समझ आ गया होगा। अब आपको जिंदगी भर याद रखना है कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और इसको हम अपनी अकाउंटिंग में कैसे डील करते हैं। ठीक है जी, चलो तो सबसे बड़ा जो डिस्कशन था वो एक्चुअली यही था, बाकी और भी है पॉइंट्स लेकिन वो सब छोटे छोटे पॉइंट्स है। तो ये क्लियर हो गया हमारा पहला। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, तो आप भी मेरे साथ बढ़ सकते हैं आगे। चलो सेकंड हेडिंग लिखेंगे, सेकंड जो हम अकाउंटिंग देखेंगे वो देखेंगे, अब छोटी छोटी अकाउंटिंग है। ठीक है, अब छोटी छोटी है, टेंशन लेने वाली कोई अकाउंटिंग नहीं बची। बैड डेट्स की तो वैसे आपको मेजरली सारी पता होंगी। तो बैड डेट्स की क्या एंट्री होती है बच्चों। अच्छा, बैड डेट्स की एंट्री से पहले भाई बैड डेट्स होता क्या है ये तो एक बार डिस्कस कर लें। तो बैड डेट्स का मतलब होता है कि मेरा डेटर था, मुझे अपने डेटर से पैसे मिलने थे लेकिन वो पैसे अब मुझको नहीं मिले, अब वो मुझे पैसे नहीं मिले, तो इसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। जब कोई डेटर से जो पैसा मुझे रिसीव होना था वो इररिकवरेबल हो जाता है, टेक्निकल वर्ड क्या होता है, इररिकवरेबल, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। तो ये नुकसान होता है।
अब ये जो इररिकवरेबल होता है ना बच्चों अमाउंट, मजेदार बात है, कभी कभी ये फुल अमाउंट ही इररिकवरेबल होता है, या कभी कभी पार्शियल अमाउंट या पार्ट अमाउंट ही कुछ इररिकवरेबल होता है। ठीक है, तो ऐसे एक एग्जाम्पल ही बनाता हूं, चलो एग्जाम्पल बना के इसकी मैं अकाउंटिंग बताता हूं आपको, एग्जाम्पल ही चाहे लिख लो। तो मेरा एक डेटर था जिसका नाम था राम, जिससे मुझे पैसे सपोज मिलने थे 5,000 रुपए, लेकिन राम बिकेम इंसॉल्वेंट, राम इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवाला निकलना, कि अब आप अपनी लाइबिलिटी पे करने के काबिल नहीं रहे। तो जब भी कोई इंसान या कोई भी पार्टी या कोई भी पर्सन इंसॉल्वेंट होता है, तो जनरली क्या होता है, कोर्ट फिर एक रिसीवर को अपॉइंट करती है जो उसके एसेट्स की नीलामी करती है, ऑक्शन करती है। तो जो भी एसेट से पैसा रियलाइज होता है, अब जाहिर सी बात है भाई, मैं अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो मेरे एसेट्स मेरी लाइबिलिटीज को पूरा कवर नहीं कर सकते, तभी इंसान इंसॉल्वेंट होता है कि मेरे जो एसेट्स है वो मेरी लाइबिलिटीज को कवर नहीं कर सकते। मेरे पास 1 लाख के एसेट्स हैं बट मेरी 1.5 लाख की लाइबिलिटी है, तो जाहिर सी बात है मेरे एसेट्स मेरी लाइबिलिटीज को कवर नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति को इंसॉल्वेंट बोला जाता है। और ऐसे नहीं कि कोई भी चलते फिरते बोल दे मैं इंसॉल्वेंट हो गया, कोर्ट डिक्लेयर करता है कि इंसॉल्वेंट है। ठीक है, फिर कोर्ट ही एक रिसीवर को अपॉइंट करता है, वो नीलामी कराता है इन एसेट्स की। वो बोलता है कि देखो भाई, जितना ज्यादा पैसे तुम रियलाइज कर सकते हो इन एसेट्स के करो भाई, 1 लाख के बदले अगर तुम थोड़ा अच्छे से नीलामी करो, थोड़ा सा लोगों को बहला बहला के करो, तो क्या पता 1,20,000 मिल जाए। ठीक है, फिर वो क्या करता है, ऑफिशियल रिसीवर इस 1,20,000 का बंटवारा करता है। ठीक है, तो अब 1.5 लाख की जो लाइबिलिटी है वो कोई एक व्यक्ति की लाइबिलिटी नहीं, अलग अलग व्यक्ति खड़े हैं लाइबिलिटी के लिए। पिक्चरों में आपने देखा होगा, हो सकता है ना, अलग अलग व्यक्ति खड़े हाथ फैला के कि हमारी लाइबिलिटी है। तो फिर क्या होता है, ऑफिशियल रिसीवर जो एसेट्स बेच के पैसा रियलाइज करता है उसमें से ऑफकोर्स वो अपना कमीशन वगैरह रख लेता है जेब में, और उसके बाद फिर प्रोपोर्शनेटली इनको बांटता है इन सब में, प्रोपोर्शनेटली। तो अगर एक ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि 1.5 लाख में से 20,000 रुपए मुझे मिलने, तो जाहिर सी बात है ये 20,000 रुपए उसको पूरे नहीं मिलेंगे, कुछ पार्शियल अमाउंट मिलेगा, क्योंकि एसेट्स जो रियलाइज हुए हैं वो 1.2 लाख के ही हुए हैं, तो सबको बराबर बराबर प्रोपोर्शनेटली बांटा जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बस यही पूरा प्रोसेस होता है, इसी के ऊपर कई बार हमारी कहानी में, अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन बन जाती है। तो अब देखो, ये सब तो आपको ऐसी समझा रहा था। अब मैं जो पॉइंट लिखूंगा वो आपने कई बार 11th में या और भी जगह पढ़ा होगा, लेकिन कभी आपने ऐसे लिंक नहीं किया होगा। अब शायद आप लिंक कर दोगे। तो अब मैं लिख लेता हूं, क्योंकि बच्चों को ये रटवाया जाता है, प्रैक्टिकली कई बच्चे सोच नहीं पाते इस पॉइंट को, लेकिन कई बार अकाउंटिंग में पॉइंट पूछा जाता है, इसलिए जरूरी है कि आप इसको लिंक करो। तो अब मैं देखो क्या बोल रहा हूं, राम बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 75% was recovered from राम्स एस्टेट। ठीक है, तो ये वही बात है कि भाई जब राम के एसेट्स बिके होंगे तो जो भी पैसा रियलाइज हुआ होगा वो प्रोपोर्शनेटली बांटा गया होगा। तो हर इंसान को मानो 70, हर जिसकी भी लाइबिलिटी थी सबको 75% ही पैसा मिला। तो अब इसकी एंट्री कैसे होगी, यही सबसे मजेदार है। तो बहुत सिंपल है वैसे, देखो राम नाम का मेरा डेटर चला गया, देखो राम का अकाउंट पूरा खत्म, डेटर क्रेडिट करो, 5,000 का पूरा डेटर मेरा खत्म। मेरे को कैश या बैंक में जैसे भी पैसा मिला, वो कितना मिला, सिर्फ 75%, इस अमाउंट का 75%। तो कितना आएगा भैया वैसे, तो ये आ रहा है 3750। तो मेरे को 5,000 का सिर्फ 75% पैसा मिला, और कितना नहीं मिला, रिमेनिंग 25% नहीं मिला। तो जो पैसा इररिकवरेबल हो जाता है उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। तो ये अकाउंटिंग वैसे पता है आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में भी आती है। तो वहां पे भी अब जब पढ़ोगे, अगर पढ़ लिया तो वेल एंड गुड, तो लिंक कर लो, और अगर अभी आप पढ़ोगे तो लिंक कर लेना कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी डिट्टो सेम पॉइंट आता है इंसॉल्वेंसी का। तो आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है, वही कहानी वहां पे भी होती है कि भाई कोई पार्टी जो होता है बेसिकली ड्रॉ ही होता है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, उससे फिर हमें कुछ पार्शियल अमाउंट मिलता है। तो ये वही कहानी है। ठीक है, चलो तो 25% वैसे आएगा कितना, 1250। ठीक है, तो ये मुझे बेसिकली इसमें बैड डेट्स बताना था। अब यहीं पे अगर मैं बोल दूं कि 5,000 रुपए राम से मिलने थे लेकिन वो उसमें से कुछ भी रिकवर नहीं हुआ,
तो अगर मैं बोलूं इफ नथिंग इज रिकवर्ड, अगर मैं बोलूं बैड डेट पूरा का पूरा हो गया, पूरा ही अमाउंट इररिकवरेबल हो गया, इफ नथिंग इज रिकवरेबल, तो फिर क्या एंट्री होगी? तो फिर सिंपल, अब सारा का सारा अमाउंट बैड डेट है, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। अब तो कैश में कुछ पैसा मिला ही नहीं, पूरा का पूरा 5,000 रुपए का बैड डेट हो गया। ठीक, तो ये अकाउंटिंग होती है बैड डेट की। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ेंगे फटाफट से। थर्ड, अब इसी का थोड़ा सा कुछ उल्टा, बैड डेट्स रिकवर्ड। तो पहले बच्चों बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब क्लियर कर लो, बहुत सारे बच्चे यहीं झोल कर देते हैं। बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब क्या हुआ कि मैंने सेकेंड एंट्री में किसी को बैड डेट रिकॉर्ड कर दिया। मानो मैं यही लेता हूं कि मैंने राम को 5,000 रुपए का बैड डेट मान के बैड डेट रिकॉर्ड कर दिया था, तो मैं ऑलरेडी बैड डेट कभी रिकॉर्ड कर चुका हूं। हो सकता है पिछले साल में किया हो सकता है और भी पहले किया हो सकता है इस साल किया हो। मुद्दे की बात है मैं बैड डेट ऑलरेडी एक रिकॉर्ड कर चुका हूं। बट सडनली राम की कहीं से लॉटरी लग जाती है, उसके पास पैसे के पैसे ही आ जाते हैं, पैसों की बरसात हो जाती है, और राम अचानक से मेरे घर आके मेरे 5,000 रुपए मुझे दे जाता है। तो राम को तो मैं बैड डेट मान चुका था, अपनी किताबों में रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन उससे मुझे पैसे बाद में वापस मिल गए। तो बाद में जब ये बैड डेट होने के बाद ये बैड डेट हमें मिल जाता है, पैसा हमें वापस मिल जाता है, रिकवर हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। तो दिस इज एन, कह सकते हो एक फायदा है, गेन है, इनकम है। बैड डेट एक नुकसान था, लॉस था, लेकिन बैड डेट रिकवर्ड क्या है? एक गेन है, फायदा है। तो इसकी क्या एंट्री होती है? इसकी एंट्री बड़ी सिंपल होती है, तो ये ध्यान रखना। तो अब वही है, पैसा मिल गया मुझे वापस, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, जितना भी मिला। अगर मैं ऊपर का एग्जांपल लूं तो 5,000 रुपए और टू, अब यहां बहुत सारे बच्चे टू डेटर अकाउंट लिख के आ जाते हैं। सही में कई बच्चे यहां पे टू डेटर लिख के आ जाते हैं, लेकिन डेटर नहीं लिखना। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हम बैड डेट्स की एंट्री ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, और बैड डेट्स की एंट्री रिकॉर्ड करते वक्त टू डेटर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब थोड़ी करना है दोबारा से। तो अब हम इसको एक अलग अकाउंट में दिखाते हैं, हम इसको बोल देते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। तो बैड डेट हुआ था तो हमने बैड डेट अकाउंट बोला था, जब बैड डेट रिकवर हो गया तो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट बोल दिया। वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये एंट्री होती है बैड डेट्स रिकवर्ड की। ठीक है जी, यस सर, ये भी डन। आगे बढ़ो फटाफट। फोर्थ, अब अगली कुछ एंट्रीज जो मैं लिखवाऊंगा ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार अक्सर पूछी जाती है आपके एग्जाम में, अगर जनरल एंट्री का आता है। हालांकि जनरल एंट्री से क्वेश्चन आने की थोड़ी कम ही संभावना होती है, बट अगर आता है तो इसमें से एक ना एक पॉइंट जरूर से डाल देता है। वो क्या सर? अब मैं सीरीज में होंगी, ठीक है, आगे 4, 5, 6 करके ऐसी जो भी होंगी सब सीरीज में होंगी। तो पहला लिखो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड as free samples। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, मतलब जो गुड्स मेरे हैं, जो मैं एक्चुअली सेल करता हूं, मैंने उसमें से थोड़ा थोड़ा फ्री सैंपल के तौर पे बांट दिया। ठीक है, तो अब तो आप मैगजीन्स का जमाना देखो चला गया, बट हम जब छोटे थे तो मैगजीन्स का जमाना था। अब तो क्या मोबाइल इंटरनेट का जमाना है, न्यूज़पेपर मैगजीन सब पुरानी जमाने की बातें हो गई हैं वैसे देखा जाए। बट पहले कई बार क्या होता था, जब मैगजीन्स आती थी, स्पेशली संडेज को कोई स्पेशल मैगजीन्स आती थी, उसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट का ना छोटा सा एक सैंपल आता था। कई बार आता था, कभी शैम्पू का आ गया, कभी कोई लिक्विड सोप का आ गया, कभी कोई डीओ या परफ्यूम का कोई आ गया, छोटा छोटा, है ना। शैम्पू है, जैसे हेड एंड शोल्डर्स की पूरी बॉटल आती है, तो उन्होंने मैगजीन के साथ ही चिपका के क्या देते थे, थोड़ा थोड़ा आपको सैंपल दे देते थे कि ये छोटा सा पाउच आप ट्राई करके देखो, अगर अच्छा लगता है तो आप खरीद लेना। राइट, अभी भी बल्कि कई बार अगर आप लोगों ने कभी इंस्टामार्ट या ब्लिंकिट इन सब जगह से आप ऑर्डर करते हो ना, तो कई बार क्या होता है, अगर आप वहां से बहुत बड़े अमाउंट का ऑर्डर करते हो तो वो आपको रिवॉर्ड करने के लिए क्या करते हो, बोलते रिवॉर्ड करने के लिए, लेकिन एक्चुअली वो रिवॉर्ड के लिए होता नहीं है। कई बार जैसे मामा अर्थ के छोटे छोटे पाउच आ जाएंगे, छोटी सी मामा अर्थ की कोई बॉटल आ जाएगी शैम्पू की, या कुछ आ जाएगा, फेस वॉश आ जाएगा। ठीक है, वो आपको जताएंगे ऐसे कि वो आपको गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन वो गिफ्ट नहीं होता, वो भी एक प्रकार का क्या है, वो भी एक सैंपल होता है कि एक प्रकार की मार्केटिंग हो रही है। तो भाई कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स एज फ्री सैंपल क्यों दे रही है? भाई वो सोशल वर्क करने नहीं बैठी ना, तो वो इसलिए देती है ताकि वो अपनी सेल्स को प्रमोट करे।
लोग उनके प्रोडक्ट को ट्राई करें, उनको प्रोडक्ट पसंद आए, फिर वो आके उसको प्रॉपरली परचेज करे, ये होता है। तो फ्री सैंपल के तौर पे जो गुड्स बांटे जाते हैं, वो उसके पीछे का रीजन क्या होता है? अपनी सेल्स को प्रमोट करना या अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करना। पॉइंट क्लियर हो गया? तो इतनी कहानी मैंने आपसे क्यों बताई? ताकि मैं आपको यह समझा दूं कि जब भी गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं फ्री सैंपल, तो बिजनेस के लिए ये एक एक्सपेंस है। किसका एक्सपेंस है? अब इसके अलग अलग नाम आप कुछ भी बोल सकते हो। कई लोग इसको एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस बोल देते हैं कि भाई एडवर्टीजमेंट का है। कई बच्चे इसको सेल्स प्रमोशन का एक्सपेंस बोल देते हैं। और फॉर दैट मैटर कई लोग तो फ्री सैंपल्स को एक अलग टाइप का खर्चा ही मान लेते हैं कि भाई फ्री सैंपल्स का नाम का खर्चा है। मुद्दे की बात क्या है कि बच्चों ये खर्चा है, ठीक है? तो पहले खर्चा बताओ। जब खर्चा होता है तो खर्चे को क्या करते हैं? खर्चे को डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी? एडवर्टीजमेंट अकाउंट, अगर आप एडवर्टीजमेंट सोच रहे हो। सेल्स प्रमोशन अकाउंट, अगर आप सेल्स प्रमोशन का खर्चा सोच रहे हो। या फिर अगर इनमें से आपको कोई भी अच्छा नहीं लगता तो आप फ्री सैंपल्स, बहुत सारे बच्चे फ्री सैंपल्स बोल देते हैं। हालांकि आई वुड सजेस्ट, मुझसे अगर पूछोगे तो ज्यादा अच्छा है कि एडवर्टीजमेंट या सेल्स प्रमोशन का खर्चा आप लिखो। तो एडवर्टीजमेंट या सेल्स प्रमोशन या फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट। तो ये मैंने पहले खर्चे को डेबिट कर दिया, तो डेबिट एस्पेक्ट पूरा हो गया। अब सवाल उठा, सर डबल एंट्री सिस्टम है ना, तो क्रेडिट क्या करेंगे? भाई खर्चा पे तो नहीं कर रहे जेब से, टू कैश बैंक नहीं लिख सकता, कोई लाइबिलिटी भी नहीं क्रिएट कर रहे खर्चे की कि भाई मेरे को लाइबिलिटी क्रिएट हो गई तो मैं टू लाइबिलिटी भी नहीं कर सकता, तो क्रेडिट किसको करूं? तो यहां बच्चों बहुत सिंपल सा फंडा है, यहां पे समझ जाना, आगे के पॉइंट पे रिपीट नहीं करूंगा, यहां पे एक बार समझ जाना। भाई जो गुड्स मैं बांट रहा हूं, मुझे कहीं ना कहीं इस गुड्स की अब कॉस्ट कम करनी है, क्योंकि अब गुड्स जा रहे हैं मेरे पास। मानो मैं 100 रुपए की कॉस्ट का जो गुड्स है वो बांट रहा हूं, तो वो कॉस्ट कम हो गई गुड्स की, मुझे गुड्स की कॉस्ट कम करनी है। लेकिन गुड्स की कॉस्ट मेरी कौन से अकाउंट में छुपी हुई है? जब मैंने गुड्स परचेज करा था तो सर मैंने परचेज अकाउंट को डेबिट किया था, पता है आपको? तो यानी आपकी गुड्स की जो कॉस्ट छुपी हुई है बच्चों, वो परचेज अकाउंट में छुपी हुई है। बात समझ में आ रही है? तो गुड्स जब परचेज किया तो मैंने परचेज अकाउंट को डेबिट किया। अब गुड्स जब मैं बांट रहा हूं, मेरी गुड्स की कॉस्ट कम हो रही है, तो मुझे किसको क्रेडिट करना चाहिए? सर परचेज अकाउंट को ही करना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो इसलिए जब भी गुड्स बांटे जाते हैं, इस तरह से कुछ होता है, तो हम किस अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं? परचेज अकाउंट का। क्लियर हो गया? चलो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पे भी आपको कंफ्यूज करता है क्वेश्चन सेटर। वो आपको पता है, वो क्वेश्चन में आपको जो गुड्स बांटे उसकी सेल वैल्यू भी बताएगा, उसकी आपको कॉस्ट भी बताएगा, और आप परेशान हो जाओगे कि हम सेल वैल्यू लिखेंगे कि कॉस्ट लिखे। तो हमेशा याद रखना बच्चों, यहां पे हमेशा कॉस्ट लिखा जाएगा, नो एक्सेप्शन। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन में दिख जाए कि कॉस्ट और सेल्स वैल्यू दोनों दे रहा है, तो आपसे गलती करवाने के लिए दे रहा है। बट आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि भाई मेरे लिए तो कॉस्ट कम हो रही है, मेरे लिए कॉस्ट कम हो रही है, ठीक है? इसलिए हम यहां पे हमेशा क्या लिखेंगे? कॉस्ट लिखेंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो दिस इज नोन एज, मतलब दिस इज नोन एज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, अब इसी में कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, पांचवें भी लिखो, गुड्स गिवन या डिस्ट्रीब्यूटेड। अब किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सर? अमंग इंप्लॉइज। और आगे ध्यान से लिखना, इन ल्यू ऑफ सैलरी, इन ल्यू ऑफ सैलरी। मतलब हम बोल रहे हैं इंप्लॉइज को, भाई तुम्हें मुझे सैलरी देनी है, उसकी जगह तुम मेरे गुड्स ले लो फ्री में, बात बराबर। तो अब इस पे क्या अकाउंटिंग करोगे? बिल्कुल फोर्थ अकाउंटिंग जैसे है। अब बात वही है, एक्सपेंस को डेबिट करना है, लेकिन अब एक्सपेंस क्या है आपका? क्योंकि अब आप सैलरी की जगह दे रहे हो, तो अब आप कौन सा खर्चा डेबिट करोगे? सर सैलरी करेंगे। क्रेडिट किसको करेंगे सर? क्रेडिट अभी भी वही है भाई, परचेज अकाउंट। तो मैंने आपको बोला ना, एक बार बताऊंगा दोबारा नहीं, तो अब दोबारा नहीं बताऊंगा भाई। गुड्स जा रहे हैं तो मतलब परचेज अकाउंट, ठीक है? अनलेस एंड अनटिल गुड्स सेल नहीं हो रहे, तब तक आप सेल अकाउंट तो यूज कर ही नहीं सकते। इसलिए आप क्या यूज करोगे? आप कॉस्ट पे परचेज अकाउंट को ही दिखाओगे, तो कॉस्ट ही आएगी। ध्यान रखना, यहां पे भी आपको कंफ्यूज किया जाएगा, बट आपको लेनी कॉस्ट ही है। ठीक है जी, क्लियर? यस सर, ये भी क्लियर। इसी तरह का एक और पॉइंट, छठा पॉइंट,
गुड्स गिवन एज चैरिटी या गुड्स डोनेटेड या एज गिवन एज डोनेशन। मतलब आपने गुड्स को चैरिटी में दे दिया या डोनेशन में दे दिया, जो भी है, मतलब बात तो एक तरह से एक ही होती है। तो अब यहां पे क्या है, हम लोग अपनी किताब में चैरिटी का खर्चा या डोनेशन का भी खर्चा जो होता है उसको अलग से खर्चे की तरह ही दिखाते हैं। तो इसमें भी सेम एंट्री होगी, बस खर्चा के नाम बदल गया। देखो अभी खर्चे के नाम बदल रहे हैं। सबसे पहले सेल्स प्रमोशन था तो सेल्स प्रमोशन का खर्चे का नाम लिया था, फिर सैलरी के तौर पे दिया था तो सैलरी खर्चे का नाम दिया था। अब हम लोग चैरिटी या डोनेशन की बात कर रहे हैं तो अब चैरिटी या डोनेशन लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सर अमाउंट क्या लेंगे? अब आपको बार बार ना मुझसे पूछने की जरूरत ना किसी और से, ध्यान रखो हमेशा क्या आएगा, हमेशा कॉस्ट आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक और पॉइंट आता है इसी से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड। 7th पॉइंट, गुड्स withdrawn for personal use, goods withdrawn for personal use, goods withdrawn for personal use। ठीक है, तो अब गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो जब भी कोई पर्सनल यूज के लिए, कौन विड्रॉ कर रहा है, अच्छा ये भी लिख लेता हूं, हालांकि अंडरस्टूड है बट बाद में मुझसे आप लड़ाई झगड़ा मत करना। ऑफ कोर्स बाय प्रोप्राइटर मान लो, जो भी ओनर है वो गुड्स ले गया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो इसकी क्या एंट्री होगी? तो जब भी ओनर जो होता है कुछ विड्रॉ कर लेता है बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं सर? उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो कैश अगर विड्रॉ करता है तो आप क्या जनरल एंट्री करते हो? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर बैंक से विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज तो आप क्या करते हो? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर वो गुड्स विड्रॉ करके चला गया तो है तो अभी भी वो ड्रॉइंग्स, तो डेबिट किसको करोगे सर? ड्रॉइंग्स को ही करेंगे। लेकिन क्रेडिट किसको करोगे? अब वो क्या लेके गया है? गुड्स लेके गया है, और गुड्स की कॉस्ट कहां पे छुपी हुई है? परचेज में, तो परचेज अकाउंट, सिंपल। और अमाउंट में सर बार बार मत बताओ, पक गए, कॉस्ट ही आएगा, समझ गए सर, बार बार मत बोलो। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मेरा फर्ज है बोलना बार बार, तो मैं बोल रहा हूं, पर आप बात समझ गए कि यहां पे हमें लेना कॉस्ट ही है। ठीक है, चलो 8वां, सर गुड्स की कहानी खत्म हुई क्या? नहीं भाई, अभी नहीं हुई खत्म, एक कहानी और है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या गुड्स स्टोलन, या फिर कोई भी इस प्रकार से कोई और अबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स। हालांकि जनरली या तो आग में जलते हैं गुड्स या तो चोरी हो जाते हैं, मतलब क्वेश्चंस में, रियल लाइफ में तो कुछ भी हो सकता है, बट हमारे क्वेश्चंस में या तो भाई आग में जलते हैं गुड्स या फिर चोरी हो जाते हैं। इन दोनों में से ज्यादातर चीजें होती है। वो अर्थक्वेक भी हो सकता है, फ्लड भी हो सकता है, मतलब आप बात समझ गए। ठीक है, कुछ भी, तो कोई भी प्रकार का अबनॉर्मल लॉस हो गया गुड्स का, तो उसकी क्या एंट्री होगी? तो अब एंट्री समझना। अब यहां पे एंट्री करते वक्त बच्चों आपको थोड़ा सा मैं कहानी बताता हूं। बड़े बड़े बिजनेसेस में देखो, अगर आप सोचोगे, जो उनके पास गुड्स पड़े होते हैं, जो वेयर हाउस में या गोडाउन में गुड्स पड़े होते हैं, बड़े बड़े अमाउंट के गुड्स पड़े होते हैं। अगर आप बड़े बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो या कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, करोड़ों रुपए के उनके पास गुड्स पड़े होते हैं। मानो मेरे गोडाउन में 1 करोड़ रुपए का माल पड़ा है, 1 करोड़ रुपए का गुड्स पड़ा है, तो आप समझ रहे हो मेरे लिए कितना बड़ा अमाउंट है 1 करोड़ रुपए। तो आप खुद सोचो, मतलब मुझे पता नहीं है क्या भाई, जो मेरे गोडाउन में सामान पड़ा है, मेरे गोडाउन में कभी भी आग लग सकती है। भाई आग लगने में कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं, क्या है, आग लगना तो नॉर्मल है, लग सकती है, चोरी चकारी कभी भी हो सकती है। तो बड़े बड़े बिजनेसेस क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत हाई वैल्यू ऑफ गुड्स पड़ा रहता है, वो अपने गुड्स को इंश्योर करा देते हैं, इसका इंश्योरेंस करा देते हैं, इसको बोलते हैं इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक। ठीक है, अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि मानो कल को मेरे 1 करोड़ रुपए का जो गुड्स है वो डिस्ट्रॉय हो गया बाय फायर या जो भी बाय थेफ्ट या जो भी अब नॉर्मल लॉस हो गया, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम लॉन्च कर सकता हूं और उनसे इंश्योरेंस ले सकता हूं। इट्स जस्ट लाइक एनी अदर इंश्योरेंस। जैसे आप गाड़ी का इंश्योरेंस देखा होगा आपने अपने घर में, गाड़ी का इंश्योरेंस क्यों कराया जाता है?
कि भाई कल को गाड़ी चोरी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, भारी नुकसान हो सकता है, बड़ा मतलब एक प्रेशियस एसेट है गाड़ी भाई, बड़े अमाउंट का एसेट है, तो कल को उसका कोई नुकसान हो जाए तो हमें बदले में कुछ उसके बदले कोई कंपनसेशन मिल जाए। तो इसी प्रकार से गुड्स का भी इंश्योरेंस किया जाता है। तो मैंने मानो बोला 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कराया और 1 करोड़ रुपए का बेसिकली गुड्स मेरा फायर में जल गया, आग में जल गया, जो भी हो गया। अब इंश्योरेंस कंपनीज होती शातिर है भाई। पहली बात, जितनी वैल्यू का गुड्स का नुकसान हुआ है रियल लाइफ में प्रैक्टिकली स्पीकिंग उससे ज्यादा तो कभी आपको क्लेम देगी नहीं, ठीक है। लेकिन मजे की बात है अक्सर नॉर्मली जितनी वैल्यू का नुकसान है वो उतना भी नहीं देती, वो 1 करोड़ भी नहीं देगी। हालांकि अब उनको बता दोगे कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए का सामान पड़ा हुआ था, बट वो तब भी नहीं देगी, वो कुछ कम ही अमाउंट देती है। ऐसी रैंडमली ले रहा हूं, मानो उसने 75 लाख रुपीस मुझे दिए, तो अब आप खुद सोचो मेरा 1 करोड़ का नुकसान हुआ, तो मेरे गुड्स कितने रुपए के चले गए? 1 करोड़ रुपए के। लेकिन उसमें से मुझे 75 लाख रुपए मुझे मिल गए। तो पहले तो मेरे को 1 करोड़ का चूना लगा, लॉस हुआ मेरे को, लेकिन उसमें से मेरे को 75 लाख मिल गए। तो अगर मैं पूछूं एक्चुअल में लॉस कितना हुआ, आप कितना बोलोगे? सर एक्चुअल में तो 25 लाख का ही लॉस हुआ ना, 1 करोड़ में से 75 लाख तो मिल गए, तो एक्चुअल नुकसान मेरा कितने का हुआ? 25 लाख का। तो अल्टीमेटली मेरी किताबों में लॉस कितने रुपए का आना चाहिए? 25 लाख का। लिखना नहीं है सब, मैं आपको इसी को अभी एग्जाम्पल के फॉर्म में इसी फिगर को लेकर आपको दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी आप कॉन्सेप्ट समझो कि मेरा एक्चुअल लॉस मेरी किताब में कितने रुपए का आना चाहिए? सर 25 लाख रुपए का। बात समझ आ गई? बात क्लियर हो गई? तो अब देखो इसकी एंट्री कैसे बनती है, इधर आओ, ध्यान से समझना। अगर मैं इसी को चलो एग्जाम्पल फॉर्म में लिख लेता हूं, प्रॉपरली आप भी चाहे लिख लो इसको, तो आपको थोड़ा बेटर क्लैरिटी रहेगी कि भाई क्या कॉन्सेप्ट है। तो मानो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए बाय फायर, ठीक है। मानो 1 करोड़ रुपए के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, इंश्योरेंस क्लेम मेरा कितना एडमिट हुआ? इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड 75 लाख का। जर्नलाइज करके दिखाओ, जर्नल एंट्री दिखाओ। तो कैसे एंट्री होगी बच्चों? सिंपल सिंपल, देखो आप बोलोगे देखो गुड्स चले गए मेरे 1 करोड़ रुपए के, और गुड्स की कॉस्ट कहां छुपी होती है? बार बार बोल दिया, परचेज अकाउंट में। तो गुड्स तो मेरे 1 करोड़ रुपए से कम हो जाएंगे, तो परचेज अकाउंट को तो मैं क्रेडिट करूंगा 1 करोड़ रुपए से। ध्यान देना, यहां हमेशा फिर से बोल रहा हूं कॉस्ट लेना है भाई। एग्जाम में यहां पे भी आपको फंसा सकता है, ये कॉस्ट ही लेना है आपको। अगर वो आपको सेल वैल्यू भी बता दे कि भाई 1 करोड़ का कॉस्ट का गुड्स जल गया, जिसकी सेल वैल्यू थी 1.5 लाख, ऐसी 1.5 करोड़, तो आपको हमेशा कॉस्ट लेना। भाई मैं अब बार बार मतलब बोल ही चुका हूं, अब तो क्या ही बोलूं, लेकिन आप बात समझ गए, आपको परचेज अकाउंट क्रेडिट करते वक्त कॉस्ट ही लेना है, ठीक, ओके। अच्छा, अब मैंने बोला इसमें से 75 लाख रुपए का मुझे क्लेम मिल गया, तो भाई क्लेम मिल गया तो वैसे कैश अकाउंट तो नहीं लिखूंगा, इंश्योरेंस क्लेम बैंक में ही मिलता है जनरली, चेक वेक के फॉर्म में। तो मेरे पास पैसा आ गया, हो सकता है क्लेम एडमिट हो गया लेकिन तुरंत नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, फिर जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उससे मैं अमाउंट रिसीवेबल दिखा दूंगा, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है भाई, आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड, जो भी है, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। एज द केस में भी भाई मुझे मिल गया बैंक में पैसा तुरंत, तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर नहीं मिला तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। तो ये मुझे कितना मिला? सर 75 लाख मिला। और हमने क्या बोला, एक्चुअल नुकसान क्या हुआ? सर 25 लाख रुपए का एक्चुअल नुकसान हुआ। तो इसको मैं एक्चुअल नुकसान के फॉर्म में दिखाऊंगा, लॉस बाय फायर अकाउंट। बात समझ में आ गई? लॉस बाय फायर अकाउंट। अगर चोरी बोले तो लॉस बाय थेफ्ट, अगर चोरी है तो लॉस बाय थेफ्ट, और मैंने बोला जनरली लॉस बाय फायर होता है तो लॉस बाय थेफ्ट ही होता है आपके एग्जाम में, ठीक। तो पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये सारी एंट्रीज आपकी रिलेटेड टू गुड्स थी, 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, सारी 4 से लेके 8 तक की एंट्री गुड से रिलेटेड थी, इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको लिखवा दी, ठीक है। ओके सर, क्लियर, बढ़े आगे। चलो नाइन्थ, इनकम टैक्स ऑब्लिक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑब्लिक
और बोलो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। सर क्या लिखे जा रहे हो? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर रेंट ऑफ रेजिडेंस एटसेट्रा पेड बाय प्रोप्राइटर, पेड बाय प्रोप्राइटर। फर्स्ट पेड लिखो, पेड, और ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो बच्चों ये सब जो खर्चे आपको कई बार एग्जाम में दे देता है, वो ये सारे खर्चे बता देता है कि इनकम टैक्स पे किया प्रोप्राइटर का, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया प्रोप्राइटर का, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, या रेजिडेंस पे का रेंट पे करा, घर का रेंट पे करा। ये सारे जो खर्चे हैं बच्चों, इनको हम लोग ड्रॉइंग्स ही मानते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको ड्रॉइंग्स की ही एंट्री करनी है। तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो ये ध्यान रखना, दिस इज ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स। ठीक है, इसमें इनकम टैक्स में अलग से मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इनकम टैक्स के केस में सोल प्रोप्राइटरशिप से लिंक करना। ठीक है, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में इनकम टैक्स पे हो रहा है तो उस केस में उसको ड्रॉइंग्स ही मानना है। क्लियर हो गया? ठीक है, हमेशा इसमें मतलब मैंने एग्जाम्पल ही लिखवा है, अब और भी खर्चे हो सकता है बोले कि पर्सनल गाड़ी का कोई रिपेयर कराया या पर्सनल गाड़ी का इंश्योरेंस पे किया, तो पर्सनल खर्चों की कोई लिमिट तो है नहीं ना, बट जनरली इस तरह के खर्चे आपको दे देता है वो, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये सारे खर्चे जो हैं वो क्या हैं, वो बाय नेचर ड्रॉइंग्स हैं। तो ये आपको बिजनेस एक्सपेंस नहीं दिखाना, इसको आपको ड्रॉइंग्स की तरह ही दिखाना है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आई होप क्लियर हो गया होगा। तो बस ये मुझे मोटी मोटी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज आपके साथ बच्चों डिस्कस करनी थी। तो ये मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा अभी किताब का, और एक क्वेश्चन फिर आप अपने आप करेंगे। तो एक बार मैं आ जाता हूं आपके स्टडी मटेरियल पे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 पे आना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। तो इस तरह का एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन 4 मार्क्स में, वो भी कंपलसरी क्वेश्चन में आ सकता है आराम से 4 मार्क्स में। अगर 5वां पॉइंट घुसा दे तो 5 नंबर भी आ सकता है, और एग्जामिनर बहुत बड़ा मेहरबान हुआ तो 4 पॉइंट के 5 नंबर भी लगा सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर 4 to 5 मार्क्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो क्विकली अब यहीं से डिस्कस कर लेंगे बच्चों, यहीं से डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब देखना आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, टेक्निकली कॉन्सेप्चुअली कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ गामा ब्रोस। फर्स्ट में कह रहा है इंप्लॉइज हैड टेकन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बोले तो गुड्स, वही गुड्स वर्थ ₹1,00,000 जिसकी कॉस्ट है 75,000 रुपए। तो इंप्लॉइज कुछ 75,000 रुपए की कॉस्ट के गुड्स लेके गए, ये पढ़ते ही भाई ये फिगर मेरे लिए बेकार हो गई, कबाड़ फिगर है, क्योंकि हमें कॉस्ट ही लेना है। On the eve of Deepavali and the same was deducted from their salaries in the subsequent month। तो इसका मतलब वही हो गया जो मैंने आपको लिखवाया था कि इंप्लॉइज को हमने गुड्स दे दिए सैलरी की जगह, क्योंकि ये हमने सैलरी से उनके एडजस्ट किया, तो कहीं ना कहीं सैलरी की जगह हमने उनको एक गुड्स दे दिए। तो बच्चों क्या एंट्री बताई मैंने आपको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, आप बता चुके ऑलरेडी, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और कौन सा फिगर लोगे, कौन सी फिगर लोगे सर? कॉस्ट, कॉस्ट 75,000। ठीक है जी, यस सर। चलो बढ़ो फटाफट। सेकंड, वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी 18,000 रुपए। तो वैसे ये क्या है बच्चों? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर आप पढ़ चुके होगे चैप्टर तो दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इस पे अलग चैप्टर है। और वैसे तो अगर इस पे कैपिटल एक्सपेंडिचर का चैप्टर नहीं पढ़ा तो डेप्रिसिएशन का चैप्टर होता है, उसमें हम लोग जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होती है, जो फिक्स एसेट होती है, उसकी कॉस्ट निकालना सीखते हैं। और उसमें हम बोलते हैं कि भाई जो खर्चे होते हैं, नेसेसरी खर्चे जो होते हैं, जो परचेज से रिलेटेड होते हैं, जैसे इंस्टॉलेशन का खर्चा, एरेक्शन का खर्चा, फ्रेट वगैरह का खर्चा,
तो ये सब हम लोग कॉस्ट में ही ऐड करते हैं। तो जब मैंने इरेक्शन कराने के लिए, मशीनरी के इरेक्शन कराने के लिए कोई खर्चा पे करा, मैंने वेजेस पे करा इरेक्शन कराने के लिए, तो इसको हम लोग अपनी मशीनरी का ही पार्ट मानेंगे, इसको हम मशीनरी की वैल्यू में ऐड करेंगे, इसको हम मशीनरी की कॉस्ट में ऐड करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, जो भी अमाउंट है 18। ठीक, चलो अगर यहां दिक्कत हो तो इसको अपने डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर से लिंक करना, वहां पे भी हम यही करते थे। वहां पे जब आप मशीनरी अकाउंट बनाते हो तो वहां पे कई बार क्वेश्चन में कहता है कि भाई इतनी कॉस्ट है और इस पे इंस्टॉलेशन का, फ्रेट का या पे कोई और इरेक्शन वगैरह का ये खर्चा है। तो हम जब मशीनरी अकाउंट बनाते हैं उसमें हम पूरा खर्चा ऐड करके उसकी वैल्यू लेते हैं। तो बस वही बात है यहां पे आपको जर्नल एंट्री के फॉर्म में करनी है। वहां आप अकाउंट में दिखाते हो, यहां आपको जर्नल एंट्री में दिखाना है। ठीक है, चलो थर्ड, इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ प्रोप्राइटर ₹1,17,000 वॉज पेड आउट ऑफ पेटी कैश। तो कह रहे हैं कि जब पेटी कैश होता है, जो हम पेटी कैश रखते हैं, पेटी कैश बेसिकली कैश बुक में आएगा, लेकिन पेटी कैश का क्या मतलब होता है? पेटी कैश मतलब कई सारे बिजनेसेस में जो छुटपुट खर्चे होते हैं उसके लिए वो अलग ही कैश रख देते हैं। छोटे छोटे 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 50-50 रुपए वाले खर्चों के लिए अलग एक कैश मेंटेन किया जाता है, जिसको बोलते हैं पेटी कैश। ठीक है, तो पेटी कैश जहां पे मेंटेन किया जाता है वहां पे हम उसको पेटी कैश अकाउंट से डिनोट करते हैं, पेटी कैश अकाउंट में डाल देते हैं। तो बस वो कह रहा है कि हमने इनकम टैक्स लाइबिलिटी पे करी। तो इनकम टैक्स पे करना मैंने आपको क्या बताया, बाय नेचर क्या है? ड्रॉइंग्स है। और यहां पे एग्जाम में तो आप टू कैश लिखोगे तो भी वैसे ठीक है, लेकिन चूंकि उसने पेटी कैश बोला है तो उसकी जगह आप क्या लिख दोगे? टू पेटी कैश अकाउंट। ठीक है जी, चलो ओके। नेक्स्ट फोर्थ, कह रहे परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम नवीन ऑफ लिस्ट प्राइस 2 लाख, ही अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5,000 रुपए कैश डिस्काउंट वॉज ऑल्सो अलाउड फॉर क्विक पेमेंट। तो मैंने परचेज करा और क्विक पेमेंट करा, मतलब मैंने हाथ के हाथ पेमेंट कर दी। इसका मतलब वही हुआ कि मैंने परचेज किया, मैंने हाथ के हाथ पेमेंट कर दी, तो सेलर ने मुझे खुशी खुशी कैश डिस्काउंट भी दे दिया। तो इसका भी मैं आपको देखो दिखा चुका हूं। तो पहले आप कैलकुलेशन करके दिखा दो। मैंने बोला लिस्ट प्राइस है 2 लाख रुपए, इसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो 10%, तो ये आ गया 20,000। तो कितना बच गया अमाउंट? 1,80,000। तो ये तो मेरी परचेज का अमाउंट हो गया, इसको मैं परचेज में दिखाऊंगा। इसकी बेसिकली होगी परचेज की कॉस्ट, आप इसको कॉस्ट बोल सकते हो। अब क्योंकि उसने मेरे को एक्स्ट्रा कैश डिस्काउंट भी दिया, तो वो भी मैं माइनस कर दूंगा 5,000 का। तो अल्टीमेटली मेरे जेब से पैसा कितना गया? 1,75,000। ये हो गया कैश पेड। 1,80,000 पे करना था, लेकिन 5,000 का और कैश डिस्काउंट मिल गया, तो मैंने अल्टीमेटली 175 पे करे। तो देखो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, इसमें आएगा 1,80,000 टू जो भी है कैश या बैंक जैसे भी पे करा, बड़ा अमाउंट है तो बैंक से पे करा होगा, 1,75,000 और 5,000 का जो कैश डिस्काउंट मुझे मिल गया, इसको कहां दिखाऊंगा? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है जी, तो ये इस तरह के क्वेश्चन देखो बनते हैं आपके, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एंट्रीज थी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये एंट्री सारी बच्चों आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों एक इलस्ट्रेशन बच गया आपके स्टडी मटेरियल में, तो दिखने में थोड़ा बड़ा जरूर लगेगा, लेकिन देखो जर्नल एंट्रीज ही है उसमें, ये वाला जो क्वेश्चन है। तो अब आप ये क्वेश्चन मुझे लगता है इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो है ये आप कर सकते हो। इलस्ट्रेशन नंबर 7, ठीक है। रमेश स्टार्टेड विद बिजनेस, क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बॉट गुड्स फॉर कैश, क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्रू कैश फ्रॉम बैंक, तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ध्यान रखना यहां फॉर पर्सनल यूज नहीं लिखा, तो ड्रू पढ़ते ही दिमाग में ड्रॉइंग्स मत लेके आ जाना, देख लेना भाई क्यों ड्रॉ क्यों करा हमने, क्यों निकाले पैसे। पर्सनल यूज बोलेगा तो ड्रॉइंग्स बोलना, यहां पर्सनल यूज नहीं बोला तो सीधा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सोल्ड टू कृष्णा गुड्स ऑन क्रेडिट, कृष्णा टू सेल्स। बॉट फ्रॉम शाम गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज टू शाम। रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा 1,45,000, तो देखो 1.5 लाख की सेल करी थी कृष्णा को,
उसमें से 145 उसने दे दिया, बचा हुआ 5000 मैंने डिस्काउंट के तौर पे दे दिया। तो क्या इसकी एंट्री बना सकते हो? देखो ये आ गया ना 1,50,000, तो एंट्री बना सकते हो रिसीव फ्रॉम कृष्णा, सुन लो, बाकी तो नीचे दी और दे रखी है। कैश अकाउंट डेबिट 1,45,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 5,000 टू कृष्णा अकाउंट 1,50,000, सिंपल। फिर पेड शाम कैश 2,15,000, अलाउड डिस्काउंट 10,000। तो देखो 2,25,000 थे, उसमें से 2,15,000 पे कर दिए, बचे हुए 10,000 का डिस्काउंट मिल गया। अभी अलाउड पढ़ के अलाउ मत समझ जाना, देख लेना भाई डिस्काउंट कौन किसको दे रहा है। तो ये मुझे शाम से डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये मेरे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो क्या एंट्री हो जाएगी? शाम अकाउंट डेबिट 2,25,000 टू कैश अकाउंट 2,15,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 10,000, सिंपल। फिर कह रहा है कैश सेल्स, तो कैश सेल्स की एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पेड रेंट, क्या एंट्री होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड सैलरी, क्या एंट्री होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। खत्म शायद, और है क्या? नहीं। तो चेक कर लो, यही एंट्रीज हैं सारी, चेक कर लेना, ठीक है। तो आप यहां से देख लेना, राइट। बाकी अगर मैं यहां पे देख रहा हूं तो आप इससे परेशान हो जाओगे, उन्होंने एलएफ कॉलम में कुछ कुछ अकाउंट डाल दिए, तो सब इमेजिनरी है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने नीचे क्लैरिफाई भी किया होगा, नहीं किया खैर, बट करना चाहिए था। अच्छा नहीं किया हुआ, ये रहा लेजर फोलियो इमेजिनरी, एलएफ उन्होंने जबरदस्ती कुछ भी ले लिया, बट आपको लेने की जरूरत नहीं, आप इग्नोर कर सकते हो, आप एलएफ का कॉलम बना के छोड़ देना, राइट। तो ये क्वेश्चन वैसे मैंने डिस्कस कर लिया, बाकी आप अपने हाथ से एक बार इसको होमवर्क में भी कर लेना, ठीक है। तो ये था बच्चों आपके लिए जर्नल का चैप्टर, बहुत है इतनी डिस्कशन। इसके अलावा जो बाकी बेसिक बातें हैं, देखो सब कुछ आपको ऑलरेडी आता है। आपको जर्नल एंट्री बनाने के लिए सिर्फ डेबिट क्रेडिट के रूल्स जो हमने सीखे हैं वो लगाने होते हैं। उसमें भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब आपको जरूरत ना हो जब तक आप ट्रेडिशनल वाले रूल्स मत लगाना, हमेशा मॉडर्न लगाना, क्लियर वाले, ठीक है। एसेट बढ़ रहा है तो एसेट को डेबिट करना, कम हो रहा है क्रेडिट करना, लाइबिलिटी बढ़ रही है क्रेडिट करना, लाइबिलिटी कम हो रही है डेबिट करना, कैपिटल बढ़ रही है क्रेडिट करना, कैपिटल कम हो रही है डेबिट करना, इस तरह से, ठीक है। तो सिंपल डेबिट क्रेडिट के रूल्स लगाओ, पता कर लो कि कौन सा अकाउंट को डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करना है, और फिर अपना जर्नल एंट्री जो जर्नल का फॉर्मेट है उसमें बना लो, खत्म, ठीक है। चलो, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अगर बच्चों आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा है, ये पूरे जर्नल के चैप्टर की जो हमारी तीनों लेक्चर्स थे आपको हेल्पफुल लगे, तो प्लीज इसको तीनों लेक्चर्स को लाइक जरूर कर लेना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया मेरा, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। इन सारी चीजों से आपको, आप बिलीव भी नहीं कर सकते कि कितनी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। बाकी मैं आपसे बच्चों बहुत जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, बाय बाय।